हाय हाय फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये मेरा बिहार हिस्ट्री का ये लास्ट पार्ट है और ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। इसके बाद से मैं हिस्ट्री को क्लोज कर दूंगा। टोटल नए अंदाज की वीडियो है सब, और इसमें बहुत ही अच्छा जानकारी है। इसमें हम लास्ट में हम देखेंगे क्या आप जानते हैं का थ्योरी, हम जानते हैं कि आप कितने जानते हैं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आइए इसमें आते हैं। प्रारंभ में 1000 वर्ष से अधिक समय तक भारत का इतिहास बिहार का इतिहास ही रहा है। इसे जानना, क्या आप जानते हैं बिहार के शुरू में प्रारंभ में 1000 वर्ष से अधिक समय तक 1000 से अधिक समय तक भारत का इतिहास बिहार का इतिहास ही रहा है। इसके बाद हम जानते हैं क्या आप जानते हैं बिहार के प्राचीनतम गणतंत्र के रूप में, क्या आप जानते हैं बिहार के प्राचीनतम गणतंत्र के रूप में विख्यात वैशाली एक और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली थी। वहीं दूसरी ओर भगवान बुद्ध की भी जन्मस्थली थी। विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र के रूप में वैशाली विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र के सबसे पुराना गणतंत्र के रूप में विख्यात वैशाली एक और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली थी। वहीं दूसरी ओर भगवान बुद्ध की भी कर्मस्थली थी। जन्मस्थली तो नहीं, लेकिन कर्मस्थली बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं प्राचीन बिहार को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से 4 प्रमुख केंद्रों मिथिला, बज्जिका, अंग तथा मगध में विभक्त किया गया है। बिहार के राजनीतिक दृष्टि को प्राचीन बिहार को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से 4 प्रमुख केंद्रों में बांटा गया है। उसका नाम है मिथिला, बज्जिका, मिथिला जो कि दरभंगा साइड है और बज्जिका मुजफ्फरपुर साइड है। अंग और मगध में विभाजित किया गया है। प्राचीन बिहार को सांस्कृतिक राजनीतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदारण्यक एवं शुक्ल यजुर्वेद के अष्ट महर्षि याज्ञवत्सल का संबंध बिहार से ही था। क्या आप जानते हैं बृहदारण्यक एवं शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा महर्षि शाक्यवल्य का संबंध बिहार से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के विश्वविख्यात विद्वान आर्यभट्ट ने ही दशमलव तथा पाई का मान देकर गणित को नवीन आयाम दिया। ये भी बिहार के ही थे। विश्वविख्यात विद्वान जो थे आर्यभट्ट, इन्होंने दशमलव का आविष्कार करके और पाई का आविष्कार करके गणित को नवीनतम आयाम दिया। ये भी महान पुरुष बिहार में ही जन्मे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल के शिक्षा के मुख्य केंद्रों में, पुराने ज़माने में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रदेश में ही था। इसी प्रदेश में ही था, बिहार प्रदेश में ही था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला प्रदेश में ही। उसके बाद देखेंगे मौर्यकालीन पॉलिश। उसके बाद ना पाल काल में प्रस्तर, मौर्यकालीन पॉलिश पाल काल में प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियों के निर्माण में बिहार प्रदेश में दूर दूर तक फैली थी। मौर्यकालीन पॉलिश तथा पाल काल में प्रस्तर, मौर्यकाल में पॉलिश तथा पाल काल में प्लस्तर तथा धातु की मूर्तियों के निर्माण में बिहार प्रदेश की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराने ज़माने की विदुषियों में गार्गी, मैत्री तथा भारती का संबंध बिहार राज्य से ही था। क्या आप जानते हैं? हम जानते हैं कि प्राचीन काल की विदुषियों में गार्गी, मैत्री तथा भारती का संबंध भी बिहार राज्य से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की प्रदेश की भूमि, बिहार प्रदेश की भूमि यानी पश्चिमी चंपारण सत्याग्रह 1917 ही किया गया। 1917 से ही किया गया। यानी अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत महात्मा गांधी ने बिहार के धरती से ही किया, 1917 में शुरुआत। उसके बाद आप जानते हैं संविधान सभा के
अस्थायी तथा प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी तथा प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार प्रदेश के ही थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद तथा अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों ही महान व्यक्ति बिहार से ही बिलोंग करते थे। देखिए बिहार में कितना गौरवपूर्ण इनकी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का पद प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त होता है। बिहार प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत को प्रथम राष्ट्रपति बिहार ही देता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। अब तक प्रदेश का 3 विभाजन माना जा सकता है। अब तक बिहार प्रदेश को 3 विभाजन माना जा सकता है। 1911 में इसे बंगाल से विभाजित कर दिया गया, अलग करने की घोषणा कर दी गई, तथा 1936 में इसे उड़ीसा से पृथक कर दिया गया, जबकि 2000 में प्रदेश के दक्षिणी भाग को काटकर झारखंड नाम दे दिया गया। एक नए राज्य का निर्माण किया गया, झारखंड नाम, यानी 3 बार 1911 में बंगाल से पृथक किया गया, 1936 में उड़ीसा से पृथक किया गया तथा 2000 में इसके दक्षिणी भाग को काटकर झारखंड नाम रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के 16 महाजनपदों में सबसे प्रसिद्ध मगध जनपद बिहार प्रदेश के वर्तमान पटना तथा गया जनपद में स्थित था। बिहार प्रदेश के वर्तमान पटना तथा गया के जनपद में स्थित था। 16 महाजनपदों में सबसे प्रसिद्ध मगध जनपद प्रदेश तथा वर्तमान पटना तथा गया के जनपद में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के चिरांद नामक स्थान से लगभग 200 ईसा पूर्व के सभ्यता के अवशेष मिले। वो चिरांद, आप हिस्ट्री में नाम सुने होइएगा, चिरांद उसका भी नाम बिहार से ही आता है। लगभग 200 ईसा पूर्व में यहाँ से अवशेष मिले, यहाँ से सभ्यता के अवशेष मिले। 200 ईसा पूर्व के सभ्यता के अवशेष मिले हैं बिहार से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य, जिनको चाणक्य बोला जाता है, ने बिहार के लिच्छवी राज्य का उल्लेख किया। बिहार के लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया। कौन किया? तो कौटिल्य ने किया, जो कि बिहार के लिच्छवी राज्य के उल्लेख किया, राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में मगध के लोगों का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों का उल्लेख है ब्रात्य यानी पतित के रूप में किया जाता है। वैदिक साहित्य में मगध, जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ के लोगों का उल्लेख ब्रात्य यानी पतित के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बिंबिसार के दरबार में रहने वाले महागोविंद नामक वास्तुकार ने राजगृह यानी मगध जनपद की प्राचीन राजधानी का निर्माण किया था। मगध जनपद की प्राचीन राजधानी का निर्माण किया था। बिंबिसार के दरबार में रहने वाले महागोविंद नामक वास्तुकार ने राजगृह का निर्माण किया था। राजगृह थी मगध जनपद की प्राचीन राजधानी थी। राजगृह का निर्माण किसने किया? तो महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया। उसके बाद विख्यात चिकित्सक जीवक बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे। विख्यात चिकित्सक जीवक बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे और इनका भी संबंध बिहार से था। उसके बाद शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन युद्धास्त्रों की खोज अजातशत्रु द्वारा की गई। शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन युद्ध अस्त्रों की खोज अजातशत्रु द्वारा की गई। उसके बाद में बिहार का शासक कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का था, काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। बिहार के शासक कालाशोक शिशुनाग वंश का था, काकवर्ण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को पाली ग्रंथ में उग्रसेन का नाम दिया गया है। पाली ग्रंथ में किसका नाम दिया गया? उग्रसेन का नाम दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे महापद्म नंद को पुराणों में सर्वछात्रक तथा द्वितीय परशुराम तथा
एकराट जैसे नामों से अभिहित किया गया है। महापद्म नंद को पुराण में सर्वेक्षात्रक तथा द्वितीय परशुराम तथा एकराट जैसे नामों से अभिहित किया गया है। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद सिकंदर का समकालीन था, जो कि इनका संबंध बिहार से था। नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखकों ने घानानंद के लिए अग्रमिस, जैंद्रमिस इत्यादि नामों का उल्लेख किया है। यूनानी लेखकों ने घानानंद के लिए अग्रमिस, जैंद्रमिस इत्यादि नामों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी दूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा शब्द का उल्लेख किया। यूनानी दूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए पोलीबोथा नामक शब्द का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पाटलिपुत्र से प्राप्त दो यक्ष मूर्तियाँ, पाटलिपुत्र से प्राप्त दो यक्ष मूर्तियाँ, दीदारगंज से प्राप्त चामरधारिणी याक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन लोक कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। चामरधारिणी याक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन लोक कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण राजा कनिष्क बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ पुरुषपुर ले गया। कुषाण का राजा कनिष्क बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ कहाँ ले गया? तो पुरुषपुर ले गया। अश्वघोष को अपने साथ पुरुषपुर ले गया। कुषाण वंश के पश्चात गुप्त शासकों के पूर्व, कुषाण वंश के बाद गुप्त शासकों के पहले पाटलिपुत्र पर कोटकुल क्षत्रियों ने राज किया। पाटलिपुत्र पर किसने राज किया? तो कोटकुल क्षत्रियों ने राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के सुल्तानगंज से गौतम बुद्ध की 2 मीटर ऊंची धातु प्रतिमा प्राप्त हुई है। बिहार प्रदेश के सुल्तानगंज से गौतम बुद्ध की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया। गुप्त काल में प्रदेश में ही यानी बिहार में ही महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया। उसके बाद चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लगभग 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसके बाद प्रदेश में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को जाता है। यानी मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना बिहार में बख्तियार खिलजी के द्वारा किया जाता है। 18वीं शताब्दी के बीच में प्रदेश की वर्तमान राजधानी पटना अफीम उत्पादन तथा बिक्री का प्रमुख केंद्र था। 18वीं शताब्दी में कब? 18वीं शताब्दी में के बीच प्रदेश की वर्तमान राजधानी पटना अफीम उत्पादन तथा विक्रय का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में पीर अली के द्वारा किया गया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में पीर अली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, छपरा में 1857 की क्रांति के नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खान ने किया। 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद हुसैन खान ने किया। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। 1906 में किसकी स्थापना की गई? तो बिहार में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बांकीपुर की सभा में बिहार में पहली होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो बांकीपुर की सभा में बिहार में पहली होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जिसका अध्यक्ष मजहरुल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रदेश में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती कराई जाती थी। यानी बिहार प्रदेश में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती कराई जाती थी, जिसके 3 तरीके प्रचलित थे: कुरतौली, खुश्की तथा तिनकठिया। कुरतौली, खुश्की तथा तिनकठिया। नील की खेती 3 तरीके से की जाती थी: तुरकौली, खुश्की तथा तिनकठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। लखनऊ अधिवेशन 16 में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना में मई 1934 में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना में 1934 में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तरी बिहार नेपाल थी। सीमा पर जय प्रकाश नारायण ने छापा मार संघर्ष का नेतृत्व किया।
जयप्रकाश नारायण ने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। उत्तरी बिहार नेपाल थी उस समय सीमा पर जयप्रकाश नारायण ने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया। 1946 में प्रदेश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। बिहार में 1946 में बिहार में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद सादिक नामक ईरानी यात्री ने अपनी पुस्तक सुबह सादिक में तत्कालीन बिहार की सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशा का विस्तृत विवरण किया है। कौन? तो मोहम्मद सादिक नामक ईरानी यात्री ने अपनी पुस्तक सुबह सादिक में बिहार की तत्कालिक सामाजिक तथा आर्थिक राजनीतिक का विवरण किया है। उसके बाद हम देखेंगे मुल्ला बहावी नामक ईरानी यात्री ने पटना को जैतुल हिंद यानी भारत का स्वर्ग कहा। मुल्ला बहावी नामक ईरानी यात्री ने, किसने? तो मुल्ला बहावी नामक ईरानी यात्री ने पटना को जैतुल हिंद कहा, जिसका मतलब होता है भारत का स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुची नामक इटालियन यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में पटना के सुंदर वस्त्र निर्माण का रोचक विवरण दिया। पटना के सुंदर वस्त्र निर्माण का रोचक दिया। कौन? तो मनुची नामक इटालियन यात्री थे मनुची, पटना को सुंदर वस्त्र निर्माण का विवरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल वन क्षेत्र का लगभग 89% भाग सुरक्षित वन क्षेत्र हैं। बिहार के कुल वन क्षेत्र का लगभग 89% भाग सुरक्षित वन क्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से कम है। प्रदेश में यानी बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदल मिश्र प्रदेश के एकमात्र प्रधानाध्यापक थे जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषा में पुस्तक तैयार करने हेतु चुना गया था। जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषा में पुस्तक तैयार करने के लिए चुना गया था। किसे? सदल मिश्र को बिहार के एक प्रधानाध्यापक थे जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषा में पुस्तक तैयार करने हेतु चुना गया था। नेक्स्ट, उर्वशी रेणुका हुंकार तथा रश्मि रति इत्यादि के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर प्रदेश से ही संबंधित थे। बिहार प्रदेश से ही संबंधित है। बिहार से संबंधित विदेशी यात्री के बारे में हम देखेंगे। भारत भ्रमण पर आए अनेक विदेशी यात्रियों में बिहार का भी भ्रमण किया था और यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया। इनमें से कुछ राजदूत थे, कुछ विद्वान थे और कुछ भ्रमणकर्ता और कुछ व्यापारी थे। इनमें से कुछ व्यक्तियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है, उसे हम देखें। मेगास्थनीज चलिए मेगास्थनीज के बारे में हम देखेंगे। मेगास्थनीज 315 ईस्वी में सेल्यूकस का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। भारत के बारे में उसने इंडिका नामक पुस्तक में चर्चा की है। यह रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में इसके उदाहरण पेश किए हैं जो कि सुरक्षित है। इसमें पाटलिपुत्र नगर और उसके प्रशासन की विस्तृत चर्चा की गई है। फिर से इसको देखेंगे। मेगास्थनीज 315 इसमें सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और भारत के दरबार में उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और भारत के बारे में उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। यह रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में इसके उदाहरण पेश किए हैं जो सुरक्षित है। इसमें पाटलिपुत्र नामक नगर उनके प्रशासन की विस्तृत चर्चा की गई है। इसके बाद इंडिका के कुछ तथ्य। इसमें पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा गया। इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कह के पुकारा गया है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके अनुसार इंडिका के अनुसार यह शहर भारत का सबसे बड़ा शहर था जो 80 स्टेडियम यानी 9.5 मील लंबा तथा 15 स्टेडियम 1.65 मील चौड़ा। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इसके अनुसार यह सूसा और एक बताना के नगरों के सुंदर था। इसकी सुरक्षा के लिए एक गहरी खाई थी और
सुरक्षात्मक दीवार जिसमें 64 दरवाजे और 770 मीनार थे, 770 मीनार थे। उसके बाद में इंडिका में ये भी बताया गया कि नगर प्रशासन एक 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होता था। नगर प्रशासन 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होता था। उसके बाद इंडिका में बताया गया कि उपयुक्त बोर्ड 6 समितियों में 6 भागों में बांटा हुआ था। इस बोर्ड के सदस्य सामूहिक रूप से सार्वजनिक भावनाओं की देखभाल, नगर की सफाई आदि की देखभाल करते थे। यह सदस्य अष्टनोमोई कहे जाते थे। इसके बाद हम देखेंगे फाहियान के बारे में देखेंगे। फाहियान यह चीनी यात्री 399 ईसा पूर्व में 399 ईस्वी में यह चीनी यात्री फाहियान जो था 399 ईस्वी में भारत आया और 411 ईस्वी तक यहीं रहा। 399 में आया, 411 तक रहा। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को खोजना था। वह पाटलिपुत्र में 3 वर्षों तक रहा, यानी पटना में 3 वर्षों तक रहा। इसके अनुसार शहर में महायान और हीनयान संप्रदाय के 2 भव्य बौद्ध विहार थे, जिनमें 600 से 700 बौद्ध भिक्षु रहते थे। हीनयान संप्रदाय के 2 भव्य बौद्ध विहार थे, जिनमें हीनयान और महायान नाम से 2 भव्य बौद्ध विहार थे, जिसमें 600 से 700 बौद्ध भिक्षु रहते थे। इन बौद्ध भिक्षुओं की विद्वता के कारण देश विदेश से लोग आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके बाद हम देखेंगे फाहियान के बारे में। इनके अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। फाहियान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। यहाँ उसने ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी और इसमें देव प्रतिमाओं को सुसज्जित रथों में रखकर निकाला जाता था। हर सालों के दूसरे महीनों की 8वीं तारीख को बुद्ध और बोधिसत्व की शोभा यात्रा 20 रथों में सजाकर निकाली जाती थी। इसके बाद वह नालंदा और राजगीर भी गया। फाहियान जो था नालंदा और राजगीर भी गया, जहाँ गीघकुट पहाड़ी का दर्शन किया तथा गीघकुट पहाड़ का दर्शन करते समय वह इतना भावुक हो गया कि फुट कर रो पड़ा। इसके बाद ईवान या च्वांग या ह्वेनसांग, उसको ई बोलते हैं। ह्वेनसांग भारत में ईवान च्यांग ह्वेनसांग यानी हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री था। उसने भारत में 630 से 644 ईस्वी तक रहा। 630 से 644 ईस्वी तक ह्वेनसांग रहा। उसके बाद सियूकी की इसकी यात्रा वृत्तांत है। सियूकी की रचना की। इसने भारत के प्रसिद्ध बौद्ध केंद्रों की यात्रा की, भारत के प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र, बौद्ध मंदिरों की यात्रा की। इसके बाद ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र था। यह विदेशों के साथ भी विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। उस समय जहाँ 8,500 छात्र और 1,510 यानी 1,510 आचार्य थे, वहाँ धर्म, व्याकरण, तर्कशक्ति, विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा उपलब्ध थी। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश बहुत कठिन था। आने वाले छात्रों को पहले द्वारा पंडित से साक्षात्कार करना पड़ता था और प्रवेश प्राप्त करने से पहले इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक था। इसके बाद कनौज अपनी फाहियान के अनुसार, ह्वेनसांग के अनुसार कनौज अपनी उत्कृष्टता पर था और पाटलिपुत्र अपनी भव्यता को खो चुका था तथा कुछ मार्गों का समूह भर रह गया था। उसके बाद इत्सिंग के बारे में हम जानते हैं। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी तक दूसरी चीनी यात्री था। 7वीं शताब्दी का दूसरी चीनी यात्री था तथा 673 ईस्वी में भारत आया तथा 692 ईस्वी तक यहीं रहा। 73 में भारत आया, 692 में भारत यहीं तक है। 673 से लेकर 73 में भारत आया, 673 में भारत आया, 692 तक यहीं रहा। उसने नालंदा महाविहार में शिक्षा भी प्राप्त की, नालंदा विश्वविहार में शिक्षा भी प्राप्त की। इसके बाद हम देखेंगे उसके अनुसार नालंदा में उस समय 5,000 भिक्षु रहते थे। उसने विक्रमशिला महाविद्यालय के महाविहार के संबंध में भी चर्चा की। इसके बाद हम देखेंगे धर्मस्वामिन विद्वान धर्मस्वामिन 13वीं शताब्दी में भारत है। वह नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। इसके बाद हम देखेंगे उसके अनुसार
धर्म स्वामीन के अनुसार यहाँ तुर्कों के आक्रमण होते रहते थे। इसके बाद उसके वर्णन से एक महत्वपूर्ण जानकारी यह मिलती है कि 1197 से 98 ईस्वी के बीच ही इस महाविहार का विनाश बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ। उसका मुल्ला तकिया अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की और इस क्षेत्र का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका विवरण सल्तनतकालीन बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्ययन स्रोत है, लेकिन इसके पूर्ण प्रति सुरक्षित नहीं है। केवल कुछ अंश जो उर्दू में अनुवादित है और प्रकाशित हो चुके हैं अब उपलब्ध नहीं है। इसमें उत्तर बिहार खासकर दरभंगा क्षेत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा है। उसके बाद अब्दुल लतीफ़ ईरानी यात्री था। वह 1600 ईस्वी में बिहार आया और गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा की। उसने चौसा, सासाराम, पटना और मुंगेर और राजमहल का वर्णन किया। यात्रा वृत्तांत की मूल प्रति अनुपलब्ध है, लेकिन कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद सादिक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद सादिक ईरानी यात्री था जो अपने पिता के साथ पटना आया और रहा। इसके पिता को 619 ईस्वी में 1920 ईस्वी में पटना का दीवाने खालिसा नियुक्त किया गया था। इसने पटना की सुंदरता और इसके गौरव का वर्णन किया, साथ साथ ही यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों की भी चर्चा की। इसके वृत्तांत का नाम सुबह सादिक है। इसके बाद में मुल्ला बहबानी यह ईरानी धर्माचार्य था जो 19वीं शताब्दी में बिहार आया। इसने मुर्शिदाबाद के राजमहल, भागलपुर, मुंगेर और पटना तथा सासाराम की यात्रा की और इन नगरों के सभी पहलुओं का वर्णन किया। उसने पटना को जन्मतुल्य हिंद कहा, भारत का स्वर्ग कहा। नेक्स्ट, वह पटना के नवनिर्माण तथा अजीमाबाद नामकरण का भी उल्लेख करता था, जो राजकुमार अजीम द्वारा किया गया था। उसने पटना के सैफ खां के मदरसे की चर्चा ईरान में सुनी थी। इसके यात्रा वृत्तांत का नाम मिरातुल अहवाल है। उसका रॉल्फ पीच 10 नंबर में आते हैं। रॉल्फ पीच अंग्रेजी यात्री जिसने 1885 से 87 ईस्वी के बीच मुगल साम्राज्य की यात्रा की। आगरा से बंगाल जाते समय वह बिहार से गुजरा और पटना की चर्चा की। इसके अनुसार पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। उसका यह विचित्र वर्णन साक्ष्यहीन है क्योंकि यह सोने की प्राप्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उसने पटना के वस्त्र, अफीम और चीनी उद्योग का भी वर्णन किया। इसके अनुसार यहाँ के निवासियों विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वास आचरण विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर मुंडी यह अंग्रेजी का व्यापारिक अधिकारी था जो शाहजहाँ के आरंभिक शासनकाल में भारत आया था। यहाँ 1628 से 34 ईस्वी तक रहा। 1632 ईस्वी में पटना आया क्योंकि वह उस समय एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसने नगरवासियों सामंतों के बारे में विशेष कर लिखा। उसने एक विशेष प्रकार के किश्तियों तथा मयूर पंख का वर्णन किया। उसके अनुसार पटना उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र था जहाँ मंगोल, ईरानी और आर्मीनियाई व्यापारियों की एक बड़ी संख्या विद्यमान थी। इसके बाद उसने सैफ खां द्वारा बनाए गए सराय और जन कल्याण संबंधी उपायों का भी चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अनुसार पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र था जहां बड़ी संख्या में मंगोल, ईरानी और आर्मीनियाई व्यापारी बसे हुए थे। उसका मुनरिक के बारे में हम जानते हैं। मुनरिक यह यात्री 17वीं शताब्दी में पटना आया। इसके अनुसार पटना की जनसंख्या 2 लाख थी, जहां भव्य इमारतें, मस्जिदें और सराय थी। लोग खुशहाल थे। पटना व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहां लाखों रुपए की सराफा कारोबार संपन्न होते थे। यह अत्यंत सुंदर सूती वस्त्र उत्पादित होते थे जिनका ईरान और मध्य एशिया में निर्यात होता था। जॉन मार्शल अंग्रेजी यात्री जो चिकित्सक था 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना आया। उसने पटना नगर की बनावट, रहन सहन, यहाँ के चिकित्सकों, संगीतज्ञों तथा फकीरों तथा दरवेशों की चर्चा की। उस समय 1670 से 71 तक का भीषण आकार पड़ा। इसके अनुसार अनाज बहुत महंगे थे। उसके अनुसार
इस अकाल में पटना के निकटवर्ती क्षेत्र में 1.15 लाख लोग मारे गए थे। उसका मनुची के बारे में, यह इटालियन यात्री था। वह शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। वह इस काल के बिहार का वर्णन प्रस्तुत करता था। तैब नीचे यह फ्रांसीसी यात्री था जो कि 1655 से 66 ईस्वी में पटना है। वह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था तथा लगान आदि के साथ व्यापार की थी तथा चर्चा में प्रस्तुत था। वह पटना के हॉलैंड निवासियों डच द्वारा सोरे के व्यापार की भी चर्चा करता था। उनकी भेंट यहाँ आर्मेनियाई व्यापारियों से हुई। उसके अनुसार पटना का व्यापार भूटान, असम और त्रिपुरा जैसे दुर्गम क्षेत्रों से भी होता था। इसके बाद बिशप हीबर यह अंग्रेजी पादरी था जो 1824 में बंगाल से नदी मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए बिहार पहुंचा। नदी से गुजरते हुए उसने पटना शहर के मनोरम दृश्य का वर्णन किया। उसका डिमोल्किस चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में डिमोल्किस हिंदू यूनानी शासकों के दूत के रूप में कार्यरत था। इसके द्वारा कोई वृत्तांत नहीं छोड़ा गया, किंतु पाटलिपुत्र में उनका निवास से पता चलता है कि हिंदू यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में भी रहे थे। तो इस तरह से मेरा हिस्ट्री का यहाँ पे टोटल पार्ट ख़त्म हुआ है। आप लोग देखें और इसे आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।